वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा आज का टॉपिक है। देखा जाए क्या है। हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग पहले जान भी चुके हैं क्या होता है। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानकारी ले लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल यानी कि जो हमारा हमारा जंगली जानवर है उसके रहने के लिए और उसको एक अच्छा सा कंडीशन मिले रहने के लिए ये हमारा कौन प्रोवाइड करता है उसको? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड करता है। मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा बेसिकली वो एरिया होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ वो एरिया होता है जिसमें हमारे जंगली जानवर आराम से रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आराम से वो मौज मस्ती करते हैं अपना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग का मतलब जानवरों को मार के बाजार में उसके बॉडी पार्ट्स को बेचना और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब कि वहाँ पे आप जानवरों को मार नहीं सकते हैं, जानवरों को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जानवरों को आप हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, जानवरों को आप छेड़ नहीं सकते हैं। ये सब का सब हमारा मना है। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है। जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करेंगे वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड देखने को मिल जाएगा कि कृपया जानवरों को मत छेड़े, जानवरों को मत मारे, जानवरों को टॉर्चर मत करें, पकड़े जाने पे जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। और यदि आपने भयंकर क्राइम कर दिया तो आपको जेल भी हो सकता है और होता भी है। भयंकर क्राइम का मतलब ये हो गया कि आप जंगल में गए और आपने वहाँ पे जाकर पटाखा फोड़ दिया और जानवर जो है ना आवाज़ से बहुत दूर भागता है इस तरीके से। जैसे का एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, पटना जू में हर साल छठ पूजा होता है। क्या हर साल जब छठ पूजा होता है तो क्या बच्चों का पॉकेट चेक किया जाता है कि नहीं गेट पे? बिल्कुल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा गलती से पटाखा लेके अंदर चला ना जाए और वो पटाखा वहाँ पे छोड़ ना दे। क्योंकि पटाखा छोड़ेगा तो पूरा चिड़ियाघर के अंदर यानी कि पटना जू में जितना जानवर है क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, हलचल होने लगेगा। इसीलिए तो भयंकर क्राइम यदि आप करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके तो आपको जेल भी हो सकता है, ऐसा होता भी है। ठीक है। तो कभी भी आपको जंगल में घूमने का मौका मिले, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पटना जू में, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, ख्याल रखेंगे इस बात को। ठीक है। आगे, इट इज़ अ पीटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हालांकि प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी बिना परमिशन का नहीं जा सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य का बात है कि कोई आदमी जो है ना, कोई कोई जो बगल में रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल में जो रहता है, बगल बगल में घर बना के जो रहता है, वो लोग जानबूझ के क्या करते हैं, जानवरों को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, हंटिंग करते हैं, उसका बाजार में जाकर उसको बेचते हैं जानबूझ के, और पकड़ा जाने के बाद फिर भयंकर उसको सजा भी मिलता है। हालांकि मना है कि आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के वो लोग दो पैसे के कारण क्या करते हैं, इस सब जानवरों को मारते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा काम आज भी चलता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर हमारे इंडिया का शान है। जानवर है इसका मतलब कि हमारा इंडिया इतना खूबसूरत देखने को लगता है आपको। नहीं, जानवर नहीं रहेंगे ना तो हर जंगल आपको एकदम बंजर जैसा लगेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा जंगल का। ठीक है। आगे बढ़ता है। तो यही था हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है नेशनल पार्क। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग गहराई से जानकारी ले लेते हैं क्या है। नेशनल पार्क्स प्रिजर्व फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। नेशनल पार्क में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, लैंडस्केप भी मिलेंगे। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया? सुंदर सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा। लैंड है उसके ऊपर एकदम अच्छे अच्छे फूल, पेड़ पौधे, है ना, इस प्रकार का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उस एरिया में जो भी बहुत ही पुराना सामान है, वो पुराना सामान भी आपको नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि पटना में ना बहुत पुराना एक पत्थर पाया गया, तो उस पत्थर को कहाँ पर रख दिया जाएगा? दो ही जगह पर रखा जा सकता है, एक तो म्यूजियम में, नहीं तो फिर एक नेशनल पार्क में। यदि वो बहुत कीमती है तो उसको म्यूजियम में रख देगा, कीमती नहीं है लेकिन बहुत पुराना है तो उसको नेशनल पार्क में रख देगा, ताकि लोग आए, देखे, फ़ोटो खींचे, अपना मनोरंजन करें। ठीक है। ये चीज़ होता है हमारा। उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। देखो, हमारे इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन है? सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये ना पूरी तरीके से हमारे भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी बिना परमिशन का नहीं जा सकता। आज भी यदि आप सतपुरा नेशनल पार्क घूमने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे वहाँ के अथॉरिटीज़ यानी कि वहाँ के ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछेगा
कि इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन था? आपका जवाब क्या होना चाहिए? सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, आगे। हालांकि पार्क है तो अपने आप में क्या है? जंगल है। देखो, नेशनल पार्क में और पटना जू में, पटना जू नहीं, बेसिकली कोई भी जू, देखो बताते हैं, नेशनल पार्क में और जू में क्या फ़र्क होता है मालूम है? जू में जानवर हमारे पिंजड़े में होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हमारे जानवर पिंजड़े में नहीं होते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर हाँ, जब नेशनल पार्क आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आप यदि जानवर को देखना चाहोगे तो आपको ना बेसिकली कार के अंदर बैठा के, हाँ, वैन के अंदर बैठा के, और आपके पास 2-3 गार्ड रहते हैं बंदूक लेके, वो आपको पूरा नेशनल पार्क घुमाते हैं। लेकिन जू में ऐसा नहीं होता है। जू में जानवर पिंजड़े में रहते हैं, आप जाओ पिंजड़े के बाहर से उनको देखो और आ जाओ। लेकिन नेशनल पार्क में आप उसको एकदम नज़दीक से देख सकते हो। कैसे? आप अपने कार से देख सकते हो। क्या आप अपना कार लेके जा सकते हो उसके अंदर? नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट का कार होता है, उसके अंदर आप बैठोगे, उसके बाहर से पूरा एकदम जाली लगा हुआ होता है। हाँ, विंडो में नेट यानी कि जाली लगा हुआ होता है, और उसके पास उस हर एक गाड़ी में 2-3 गार्ड भी होता है, बंदूक लेके बैठा रहेगा। यदि कोई जानवर हमला कर दे तो उसको शूट कर दिया जाए। यदि मान लो कि यदि जानवर बहुत खतरनाक हो गया, आपके गाड़ी को पलटने लगा, पूरी तरीके से घेर लिया, तो फिर तो वहाँ पे जानवर को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा ना। और जानवर को वैसी जगह पे गोली मारना पड़ता है जहाँ पे जल्दी वो मरे नहीं, जैसे पैर में, हाथ में, इस प्रकार के जगह पे। आपको क्या लगता है कि जानवर के ब्रेन में गोली मारा जाएगा? नहीं, वो सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई कितना भी गंभीर सिचुएशन हो जाए, आपको जानवर को हर हाल में क्या करना है? बचाना है। मतलब कि वैसी जगहों पे उसको गोली मारो जो कि बचा जा सके। जैसे पैर में मारो, बाद में बैंडेज होगा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो जानवरों को मारना मेन मकसद उस गार्ड का नहीं होता है। गार्ड का मेन मकसद क्या होता है? लोगों को प्रोटेक्ट करके वहाँ से बाहर निकाल लेना। और प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जिसको गोली से चलाना भी पड़ गया तो पैर में चला दो, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। देखो, हमारे कंट्री में ना प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारा क्या एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, भारत में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक प्रोजेक्ट, जिसका मेन मकसद ये था कि भारत में टाइगर को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब कि वो प्रोजेक्ट जिसके तहत क्या किया जाएगा? टाइगर को बचाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन मकसद हमारा क्या था? कि टाइगर के सर्वाइवल को यहाँ पे बचाया जाए, मतलब कि उसको ना विशेष तौर पे केयर करो। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में टाइगर का संख्या सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है टाइगर का संख्या। और इसीलिए टाइगर को बचाने के लिए क्या लाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, ताकि उसको क्या किया जा सके? बचाया जा सके, कोई भी गलती से भी उसको मार ना सके, है ना। हर संभव प्रयास किया जाए टाइगर को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद टाइगर्स आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जंगलों से, हमारे नेशनल पार्क से टाइगर को आप देखेंगे ना तो बहुत इसका संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब कि ये धीरे धीरे अपनी संख्या को कम करता जा रहा है, क्योंकि इसको उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और समझ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बट इन द सतपुरा टाइगर रिजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बिन इंक्रीज्ड। लेकिन यदि हम लोग बात करें कुछ समय पहले का, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व में टाइगर का संख्या जो है ना कुछ बढ़ा है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है। आगे अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है। अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज हमने देखा था ना। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? वो पेड़ पौधे या फिर वो एनिमल जो कि किसी जगह पर पाया जा रहा है, वो भी बहुत ही मुश्किल से, इक्का दुक्का के मामले में, यानी कि इक्का दुक्का पाया जा रहा है, उसको हम लोग कहते थे एंडेमिक स्पीसीज। अब यहाँ पे हमारे पास है इंडेंजर्ड एनिमल। ये क्या होता है? देखो, एनिमल्स विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल, एग्जाम्पल टाइगर। मतलब कि वो एनिमल जो कि बहुत अब क्या होने वाला है? ख़त्म होने के कगार पे है। मतलब कि कुछ समय के बाद अब देखा जाएगा कि वो क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं वो। उसको हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। एग्जाम्पल हमारा भारत में इंडेंजर्ड एनिमल का क्या होगा? टाइगर। यानी कि भारत में टाइगर का संख्या बहुत ही कम है, इतना कम है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत से कम्प्लीटली टाइगर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लॉन्च क्या किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ताकि भाई इसको बचाया जाए, हर हाल में इसको बचाया जाए। ठीक है, तो इंडेंजर्ड एनिमल का मतलब होता है वो एनिमल जो कि ख़त्म होने के कगार पे है। हालांकि ख़त्म अभी हुआ नहीं है, लेकिन ख़त्म अब हो जाएगा कुछ सालों में।
उसको हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। एग्जाम्पल हमारे भारत में क्या होगा इसका, टाइगर, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होता है देख लो, एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। मतलब कि वो जानवर जो कि अब इस पृथ्वी पर रहा ही नहीं, कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इस पृथ्वी से गायब हो चुका, उस जानवर को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। अच्छा बताओ, एक्सटिंक्ट एनिमल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा कौन होगा जो इस दुनिया से अब गायब ही हो चुका, कंप्लीटली गायब हो चुका? डायनासोर, बिल्कुल सही बात। तो डायनासोर हमारा बिल्कुल गायब हो चुका है। और एक पक्षी हमारा पहले हुआ करता था, उसका नाम है डोडो। नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुने होंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना क्लास 8 में, तो उस समय पे हम लोगों को बताया जाता था, हमारे बुक में लिखा हुआ होता था कि एक पक्षी होता है जिसका नाम है डोडो। वो बिल्कुल ना कैसा दिखता है, हेन के जैसा, मुर्गी के जैसा। वो पक्षी भी, यानी कि वो डोडो पक्षी भी इस पूरी दुनिया से आज क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। शायद आपके पास यदि कोई दूसरा बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें आप देखेंगे तो शायद डोडो के बारे में लिखा गया हो, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन डोडो भी हमारा एक पक्षी होता था जो कि अब कंप्लीटली वो खत्म हो चुका है। तो इंडेंजर्ड एनिमल का मतलब हो गया वो जानवर जो कि खत्म होने के कगार पे है, अभी खत्म हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटिंक्ट एनिमल का मतलब होता है वो एनिमल जो कि कंप्लीटली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा डायनासोर। स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन दी बिगर एनिमल। देखो हमारे इंडिया में ना कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो कि अब धीरे धीरे ना खत्म होने के कगार पे है। मतलब स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन दी बिगर एनिमल। हमारे इंडिया में जो छोटे मोटे जानवर हैं, ज़्यादातर हमारे इंडिया में छोटे मोटे जानवर ऐसे हैं जो कि अब धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाने वाले हैं। हालांकि हुआ नहीं अभी, लेकिन कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे जानवरों को भारत में ज़्यादा मारा पीटा जाता है, उनका हंटिंग ज़्यादा किया जाता है, बड़े जानवरों का नहीं किया जाता जल्दी। बड़े जानवर जैसे हाथी, ऊँट, जिराफ, लायन, टाइगर, जेबरा, इन सब का आप जल्दी शिकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब करते पकड़े चले गए, करते हुए पकड़े गए तो फिर आपको जेल हो जाएगा। लेकिन जैसे छोटा मोटा जानवर है उसका आप शिकार करते हैं, उतना पता नहीं चलता गवर्नमेंट को, और उसी के कारण अब वो धीरे धीरे क्या होने वाला है, कंप्लीटली खत्म ही हो जाने वाला है छोटा मोटा जानवर, और बहुत तो खत्म हो भी गए हैं। उसके बाद देखो, वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सांप हो गया, मेढक हो गया, छिपकली, चमगादड़, उल्लू, कहीं पे देखते हैं हमारे मन में पहला सवाल क्या आता है कि भाई इसको मारो। मतलब कि बचपन में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग समझदार होते हैं, लेकिन बचपन में क्या देखते हैं कि भाई सांप है, मतलब कि काट लेगा, मारो इसको सबसे पहले। मतलब कि बिना उसके इंपॉर्टेंस को समझे हम लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होगा? इकोसिस्टम का मतलब ये हमारा जो वातावरण है ना, यही हमारा इकोसिस्टम है। मतलब कि वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में स्नैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कौवा, चील, तोता, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सबको मारना नहीं चाहिए, बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, सांप क्या बिना मतलब का आपको काटता है? नहीं, आप उसको तंग करोगे तो काटेगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन देखते ही सांप को मार देना ये बिल्कुल सही बात नहीं है, नहीं मारना चाहिए। आगे, दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हालांकि ये नंबर में बहुत कम होते हैं, सांप हो गया, फिर से मेढक, फिर से छिपकली, ये सब नंबर में बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है। मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में इसका रोल बहुत बड़ा है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। अच्छा, ये सबका सब जानवर मिलकर क्या करते हैं? फूड चेन बनाते हैं। मतलब कि ये इसको खाएगा, ये उसको खाएगा, ये उसको खाएगा, ये हमारा एक फूड चेन बन गया। और जब बहुत सारे फूड चेन बन जाते हैं उसको एक साथ हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फूड वेब। मतलब कि एक फूड चेन हमारा बना, मतलब कि ये इसको खाएगा, ये उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ये हमारा एक फूड चेन बन गया। और बहुत सारे फूड चेन जब हमारे बन जाए इसको एक शब्द में हम लोग कह देते हैं फूड वेब। मतलब कि मल्टीपल ऑफ फूड चेन इज नॉन एज फूड वेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा इकोसिस्टम का डेफिनेशन आप देख लो क्या था, बार बार आपने हमारे सामने एक वर्ड आ रहा था, इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ विथ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा एटसेट्रा। मतलब कि हमारे आसपास ना लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, दोनों चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन को हम लोग कह देते हैं इकोसिस्टम। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं,
तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लिविंग भी है, जैसे हम लोग अपने आप में क्या लिविंग है, ये हमारा टेबल, ब्रांच, कुर्सी, बोर्ड, ये सब हमारा क्या नॉन लिविंग है। तो इन सभी को जब हम लोग एक साथ मिला के बात करते हैं ना, तो इन सभी को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम होगा रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।